नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं उत्तराखंड में जो वन आंदोलन है उसके कंजर्वेशन को लेकर जो जो मूवमेंट चलाए गए हैं उसके मुख्य मुख्य आंदोलन के बारे में छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित हो और आप भी अपनी किताबों से इन सब चीज़ों के बारे में एक बार रिविज़न तो कर ही लें। तो आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड में वनों का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है, हिमालयी राज्य है, तो अलग अलग प्रकार की वन संपदा यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ब्रिटिश काल से हम देखते हैं कि इस यहाँ पर जो जितने भी स्थित वन हैं उनकी कटाई भी हो रही थी मैदानी क्षेत्रों में रेलवे लाइन को बिछाने के लिए, क्योंकि रेलवे लाइन के नीचे स्लीपर्स के रूप में यहाँ के टिम्बर्स का इस्तेमाल किया जाता था बहुत बड़े पैमाने पर। ठीक है, धीरे धीरे आज़ादी के बाद भी हम देखते हैं कि रेलवे लाइन के नीचे उन्हीं टिम्बर्स का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अवेयरनेस भी एक चीज़ होती है जो लोगों तक पहुंची होगी और उनको भी एहसास हुआ होगा कि अगर इस प्रकार अंधाधुंध तरीके से वनों का कटाव होता रहा तो पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसान का काम हो सकता है। तो इसी संबंध में हम देखते हैं कि उत्तराखंड में कुछ मूवमेंट बड़े स्तर पर चलाए गए जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर सबसे बड़ा नाम आता है आपका चिपको मूवमेंट अर्थात चिपको आंदोलन का। पाठ्यक्रम के रूप में हम देखते हैं कि हाई स्कूल या 9वीं क्लास की कक्षाओं में या उससे भी पहले जो बच्चे पढ़ते हैं चैप्टर में छोटा सा इसका टॉपिक भी कहीं ना कहीं दिया रहता है। तो ये एक जाना पहचाना नाम है, चिपको आंदोलन। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी चमोली में, ठीक, 1974 में। सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो आता है इस आंदोलन से जुड़ा हुआ आता है महिला का, और उनका नाम है गौरा देवी। ठीक, गौरा देवी एक विधवा थी। ठीक है, तो इनके प्रयासों से हम देखते हैं कि ये आंदोलन कितना बड़ा रूप ले लेता है। इन्होंने अपने गांव की और भी महिलाओं को संगठित किया होगा और उनको प्रेरित किया कि अपने प्राण भले ही दे देना लेकिन पेड़ को कटने से बचाना, और जिसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, पेड़ को आलिंगन करते हुए उसे चिपक जाना होगा। इससे ही कहते हैं क्या, चिपको आंदोलन। तो बाद में हम देखते हैं कि इसकी व्यापकता और बढ़ती जाती है और भी कई सारे पर्यावरणविद एनवायरमेंटलिस्ट इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं, जिसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट नाम हैं, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए अब आज की डेट में हम देखते हैं कि विश्व भर में कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसका सूत्रपात हम देखते हैं कि 1970 के दशक में होता है। सुंदरलाल बहुगुणा ने कई सारे नारे भी दिए, जिसमें से एक था हिमालय बचाओ देश बचाओ। आप जानते ही हैं कि पेड़ों का कटाव इसलिए किया जाता था ताकि रेलवे लाइन के पीछे स्लीपर्स के रूप में उसको को बिछाया जा सके। फिलहाल अब लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता है, उसके स्थान पर अब सीमेंटेड स्लीपर्स लगते हैं जो कि काफ़ी सफल है। तो कम से कम अगर ये अवेयरनेस नहीं हुई होती तो वो आविष्कार भी नहीं होता, स्लीपर्स का जो कंक्रीट और सीमेंट से बनता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तब से लेकर अब तक रेलवे स्लीपर्स लकड़ी के नहीं बनते हैं, सीमेंट और कंक्रीट के बनते हैं। तो इनमें इन सब का योगदान काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। चंडी प्रसाद भट्ट ने भी चिपको आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई और उनके इस प्रयासों की वजह से 1982 में इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। सुंदरलाल बहुगुणा ने तो टेहरी बांध परियोजना का भी काफ़ी विरोध किया और नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी ये सक्रिय रूप से जुड़े रहे। तो हम कह सकते हैं कि एक एनवायरमेंटलिस्ट की चिंता, एक एनवायरमेंटलिस्ट को सिर्फ अपने राज्य की चिंता नहीं थी, उसे समूचे देश की चिंता होती है। तो वहाँ भी आपको इनका नाम देखने को मिलेगा। ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा की मृत्यु संभवतः 2 साल पहले 2021 में हो गई थी एम्स ऋषिकेश में। इनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं ये आपके लिए होमवर्क है, कब कब कौन से अवार्ड मिले हैं इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट माना जाता है चिपको आंदोलन। इसके संबंध में जो जानकारी हो सकती है और आप अपने स्तर से भी इकट्ठा कीजिए और पुराने पेपर में जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हैं उसको भी देखिएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। एक आता है रवाई मूवमेंट, रवाई आंदोलन कहते हैं इसको। इसकी शुरुआत तो आज़ादी से पहले ही हो गई थी 1930 में, है ना।
1930 में आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड की जो टिहरी रियासत थी उसके राजा हुआ करते थे उन दिनों नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह के आदेश में जो ग्रामीणों की भूमि थी, किसानों की जो भूमि थी, उनको वन भूमि में शामिल कर लिया गया था। जाहिर सी बात है कि वन भूमि को अगर किसानों की भूमि को अगर वनों में शामिल कर लिया जाएगा तो उनके अधिकारों से तो उनको वंचित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके विरोध में एक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में गोली चलाने के आदेश किसने दे दिए? वहां के दीवान चक्रधर जुयाल ने। ठीक, जिसमें कई सारे आंदोलनकारी मारे गए और उसे रवाई कांड के नाम से जाना जाता है, जो 30 मई को हुआ था इस चीज के विरोध में। इसे तिलाड़ी आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आज़ादी से पहले भी वन आंदोलन को होते हुए हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आगे देखते हैं, पानी राखो आंदोलन। ये आंदोलन पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया था। दरअसल जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं पहाड़ों में, पानी की कमी के चलते सूख रहे थे, जिसमें खेती करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, खेत बंजर होते चले जा रहे थे। तो सच्चिदानंद भारती ने इसमें काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाई और युवाओं को एकत्र करके वहाँ तक पानी पहुँचाया। और हम देख सकते हैं कि जो सूखे पड़े खेत थे आज की डेट में, वो काफ़ी उसमें हरियाली देखने को मिलती है, जिसमें सच्चिदानंद भारती का योगदान अभूतपूर्व था। तो पानी राखो आंदोलन, इसके बारे में आप भी जो फैक्ट इकट्ठे कर सकते हैं कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है जिसका नाम है रक्षा सूत्र आंदोलन, और जंगल बचेगा देश बचेगा प्रकार के नारे इस आंदोलन के दौरान हमको सुनने को मिलते हैं। इसे शुरू किया गया था 1994 में टिहरी में, और पेड़ों में रक्षा सूत्र बांध दिए गए थे। रक्षा सूत्र क्यों बांधे गए थे ये जान लेना जरूरी है। दरअसल पेड़ों को काटने के लिए कानून बहाल कर दिया गया था और तत्कालीन यूपी सरकार ने टिहरी में कई प्रकार के वृक्षों को चिन्हित कर दिया था कि इसको काटना है। महिलाओं ने इसका विरोध किया और आंदोलन में कूद पड़े, और सभी महिलाओं को एकत्र किया गया। टिहरी के कई सारे गांव हैं वहां पर, और कहा गया कि उस पर रक्षा सूत्र बांध दिया जाए कि इसको हम नहीं कटने देंगे। और ये आंदोलन सफल रहा, और आज भी अगर आप वहां की यात्रा करते हैं, जो उस समय के जो पेड़ बचे थे उसमें मार्क लगा हुआ है, सरकारी चिन्ह उसमें भी लगा हुआ है। तो उसमें यह कहावत है कि निशान लगने के बावजूद भी पेड़ को नहीं कटने दिया गया। तो ये एक मिसाल के रूप में आपको एक आंदोलन देखने को मिलता है जिसका नाम है रक्षा सूत्र आंदोलन, अर्थात पेड़ों की रक्षा करनी है, जिसके लिए संकेत के रूप में रक्षा सूत्र बांध दिया गया था। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका हमको नजर आ रही है उत्तराखंड के वन आंदोलन में महिलाओं की। महिला सशक्तिकरण हमें उत्तराखंड में आज से नहीं, काफ़ी प्राचीन टाइम से देखने को मिलता है। अभी जिस समय मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय हल्द्वानी में हूँ मैं, और यहाँ पर मुझसे थोड़ी दूरी पर ईजा बैडी महोत्सव चल रहा है, और वहाँ भी हम देख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण को ही दिखाया जा रहा है। ठीक है, महिलाओं की भूमिका उत्तराखंड के डोमेस्टिक अफेयर्स में काफ़ी सशक्त मानी जाती है कि कैसे इन्होंने अपने घरों को संभाला, है ना, किस तरीके से अभाव में रहते हुए अपने बच्चों को पढ़ाया, आगे बढ़ाया। तो महिलाओं की भूमिका हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड के डोमेस्टिक उसमें घरेलू उसमें काफ़ी सशक्त मानी जाती है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो महिलाओं ने आंदोलन का विरोध किया और पेड़ों पे रक्षा सूत्र बांध दिए, और इसी कारण इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? रक्षा सूत्र आंदोलन। काफी इंपॉर्टेंट है। एक आता है मैती आंदोलन। मैती का मतलब होता है मायका, और यहां पर जो सूत्रधार हैं इसके वो हैं कल्याण सिंह रावत। दरअसल ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस में से एक है जो बार बार लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में रिपीट होता है कि मैती आंदोलन का जनक कौन था, मैती आंदोलन किसके प्रयासों से चलाया गया। तो उसका सीधा जवाब है कल्याण सिंह रावत। इन्होंने देखा भ्रमण के दौरान, है ना, कि युवतियां काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकती हैं वनों के संरक्षण में, तो इन्होंने महिलाओं को ही जिम्मेदारी सौंप दी है। ठीक, मैती आंदोलन अर्थात मायके से है,
तो विवाह समारोह के दौरान वर वधू के द्वारा एक पौधा रोपा जाता है और उसका संरक्षण उसको ताउम्र करना है। तो आप समझ सकते हैं कि शादियां कितनी होती हैं और हर शादी में कम से कम एक पौधा लगा दिया जाता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है। और इस इलाके में जहाँ पर ये सारे कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर तो शादी के कार्ड में मैती कार्यक्रम भी फिक्स कर दिया जाता है कि वर और वधू मिलकर एक पौधा रोपेंगे। बहुत अच्छी पहल मानी जाती है और आज तक चल रही है। ठीक, और भी कई सारे पर्यावरणविद हैं जिन्होंने बहुत अभूतपूर्व योगदान दिए हैं हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने में। जिसमें एक नाम और याद आ रहा है, वो है वृक्ष मानव कहा जाता है उनको, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। वृक्ष मानव इनको इसलिए कहा जाता है, इन्होंने हजारों पेड़ लगा दिए थे। ठीक है, इन्होंने हजारों पेड़ का रोपण कर दिया था। और हम देख सकते हैं कि कई सारे नाम हमको देखने को मिल रहे हैं उत्तराखंड में, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के भी, जिन्होंने उत्तराखंड में फॉरेस्ट कंजर्वेशन में अपना पूरा जीवन लगा दिया। और आज भी कुछ पर्यावरणविद ऐसे हैं जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उत्तराखंड में उसका विरोध करते हैं। टेहरी बांध का विरोध किया गया, बड़े बड़े जो भारी निर्माण हैं, रेल मार्ग की स्थापना करना, इन सब का विरोध किया जाता है अभी भी। लेकिन विकास भी करना है, तरक्की भी करनी है, आमंत्रित भी करना है श्रद्धालुओं को, और उनके लिए सुगम यात्रा भी बनानी है। इसलिए 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा है, सुरंगें बनाई जा रही हैं। चिल्क्यारा में टनल भी इसी का देखते हैं परिणाम कि ढह गई। तो ये सब हमारे द्वारा किए गए परिणामों का, हमारे द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं विकास के, उसी का परिणाम भी है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या पर्यावरण को बचाए बगैर हम विकास कर सकते हैं या नहीं। सोच जारी है, इस पे भी काम चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं हम अपनी जिद आगे कर देते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे आंदोलन चलाए गए हैं जिसके बारे में मैं कहूँगा कि आप पढ़िए। ये कुछ इम्पोर्टेंट आंदोलन थे। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना लगभग हर एग्ज़ाम में रहती है, लगभग हर एग्ज़ाम, उत्तराखंड के द्वारा कराए गए एग्ज़ाम। ठीक, तो अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक, और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को फॉरवर्ड भी करिए। थैंक यू।